चलिए शुरू करते हैं न्यूज पत्र सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। पुणे के रिहायशी इलाके से एक तेंदुए को पकड़ लिया गया। इस दौरान तेंदुए को देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। इसके पहले वन विभाग की टीम ने वहां घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ देर तक ये तेंदुआ किसी के हाथ नहीं आया। वो इधर से उधर भागता रहा, कभी मकान पर तो कभी कार पर, लेकिन फिर इस तेंदुए को बेहोश कर वन विभाग की टीम ने पकड़ा। राजस्थान के जयपुर में एक आरपीएफ जवान ने रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को बचा लिया। दरअसल ये यात्री गलती से किसी और ट्रेन में चढ़ गया था, लेकिन जब वो उतरने लगा तो ट्रेन चल पड़ी। इस दौरान उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद पास में खड़े आरपीएफ जवान ने तुरंत एक्शन लिया और इस यात्री को अपनी तरफ खींचा ताकि ये यात्री ट्रेन के नीचे न आ जाए। राजस्थान के पाली में एक गड्ढे में गिरे सांड को बचा लिया गया। इस दौरान वहां जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिर इस सांड को रस्सी से ऊपर खींचा गया। इस तरह उसकी जान बची। बताया जा रहा है कि ये गड्ढा पानी की पाइप को ठीक करने के लिए खोदा गया था। राजस्थान के भीलवाड़ा में कुछ लोग अपने शरीर पर 4-4 किलो रुई लपेटकर डांस करते नजर आए। दरअसल वहां 400 साल से ज्यादा समय से ऐसी परंपरा है। कहा जाता है इस नाहर नृत्य को उस समय के मुगल बादशाह शाहजहां के मनोरंजन के लिए शुरू करवाया गया था। इस साल इसे होली के बाद आयोजित किया गया। इस दौरान कुछ लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुनों के बीच शेर का स्वांग रचकर ये नृत्य करते हैं। भारत समेत दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के अकोला समेत कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। इस खास मौके पर पक्षी प्रेमियों ने गौरैया के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने की भी अपील की। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर करवट बदल रहे कोरोना से जुड़ी है। पहली और दूसरी लहर के बाद कोरोना को कंट्रोल करने में हम कामयाब रहे। उसके बाद कोरोना का संक्रमण हुआ तो जरूर, लेकिन हालात गंभीर नहीं हुए। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना बेअसर हो गया है। मामूली लक्षणों के साथ ही सही, लेकिन ये वायरस लोगों को परेशान कर सकता है। इस लिहाज से चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल और गुजरात में ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इसलिए सावधानी जरूरी हो गई है और जाहिर है इसे लेकर हमें हॉर्न बजाना चाहिए। मार्च का यही महीना था जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी। हालांकि 3 साल पहले बेलगाम कोरोना के नाम की दहशत थी, लेकिन पहली और दूसरी लहर से उबरने के बाद हम महामारी को मात देने में कामयाब रहे। लेकिन सच ये भी है कि कोरोना हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। यूँ कहें कि हम तब से कोरोना के साथ ही जी रहे हैं। इस वायरस को कंट्रोल में रखने का बस एक ही तरीका है, सावधानी बरती जाए। गुजरते मार्च में कोरोना के बढ़ते आंकड़े हम एक बार फिर से सतर्क रहने का संकेत दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को समझ लीजिए। पिछले शनिवार को कोरोना के 1071 मामले सामने आए। 180 दिनों बाद एक दिन में 1000 का आंकड़ा पार हुआ। पिछले 7 दिनों में 4929 केस सामने आए। इस तरह 8 दिनों में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं। पिछले हफ्ते कोविड की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के ये आंकड़े बता रहे हैं कि सावधानी जरूरी है, क्योंकि एक्टिव केस की संख्या मामूली सही, लेकिन उनमें हो रही बढ़ोतरी चिंता का सबब है। कोरोना के मामले लगातार 5 हफ्ते से बढ़ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर मामले पश्चिम और दक्षिण भारत में सामने आए हैं। पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए थे। आंकड़ा 1165 का है। केरल में 739 नए मामले, कर्नाटक में 656 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन इस बीच गुजरात में तेजी से केस बढ़े हैं। नए मामलों की तादाद पिछले हफ्ते 660 रही, जबकि दिल्ली में 235 नए मामले सामने आए। इसी तरह
नंबर बेशक कम हो, लेकिन संक्रमण राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में भी बढ़ रहा है। हालांकि कोरोना के मामले इसलिए आंकड़ों में नजर आ रहे हैं क्योंकि फ्लू वायरस की वजह से टेस्टिंग बढ़ी है। ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना का संक्रमण अब गंभीर नहीं है। इस दौरान जिससे भी संक्रमण हुआ उनमें ज्यादातर लोग जल्दी ठीक हो गए। लेकिन इस वायरस को लेकर थोड़ी सावधानी तो जरूर बरतनी होगी। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, बंद जगहों पर मास्क का इस्तेमाल और समय समय पर साबुन से हाथ धोने को कहा गया है। बीमारी के लक्षणों पर नजर रखने, शरीर के तापमान की जांच करते रहने और ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखने की सलाह दी गई है। निर्देश में कहा गया है कि सांस लेने में दिक्कत होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर 5 दिन से तेज बुखार और खांसी हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिसे पहले से गंभीर बीमारी हो उसे अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एंटीबायोटिक दवाएं तब तक इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है जब तक कोरोना की पुष्टि न हो जाए। इसके अलावा कई दूसरी दवाओं को भी इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है। जरूरी है कि सरकार के निर्देशों को आप गंभीरता से लें और दूसरों को भी सतर्क करने के लिए हॉर्न बजाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र की चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को जापान के प्रधानमंत्री ने मई में हिरोशिमा में होने वाले G7 समिट के लिए भी न्योता दिया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका शुक्रिया अदा किया। इस मुलाकात के बाद दोनों नेता बौद्ध जयंती पार्क भी गए, जहां वो कुछ व्यंजनों का लुत्फ भी लेते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेलगावी में युवा ध्वनि नाम से एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। साथ ही वादा किया कि अगर उनकी सरकार राज्य में सत्ता में आई तो अगले 5 साल के दौरान 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने नौकरी न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का भी वादा किया। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर सिख समुदाय के कई लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्रिटेन में हुए तिरंगे के अपमान का मुद्दा उठाया गया। साथ ही अमृतपाल समेत दूसरे खालिस्तान समर्थकों पर भी निशाना साधा। उधर पंजाब में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अमृतपाल के ड्राइवर और चाचा ने सरेंडर कर दिया है। एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। इस बीच किसान नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद किसान संगठनों ने सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 80 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जुड़े सभी केस लखनऊ पुलिस को सौंप दिए। इससे पहले असम और यूपी समेत कई जगहों पर पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी की। दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम ठंडा हो गया। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच राजधानी दिल्ली में मौसम की वजह से कई फ्लाइट जयपुर और लखनऊ डाइवर्ट करनी पड़ी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सोमवार को भी संसद का टकराव खत्म नहीं हुआ। बीजेपी राहुल से माफी की मांग करती रही तो विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा रहा। कुल मिलाकर काम नहीं हुआ। हां, वार पलटवार का सिलसिला जरूर जारी रहा। क्रम संख्या 26 पर इस शोर में नया कुछ भी नहीं है। ना हंगामा नया है, ना मुद्दे नए हैं।
अब तो संसद का ठप होना भी नया नहीं रहा। एक एक करके दिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन बजट सत्र में कामकाज के आसार नहीं। इधर सदन शुरू होता है, उधर हंगामा। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। सोमवार को भी शेम शेम के नारे लगे और विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है। इसलिए वेल में जाकर तख्तियों के साथ प्रदर्शन हुआ। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्यवाही रोकनी पड़ी। बीजेपी की मांग है राहुल सदन में आए। राहुल की भी ख्वाहिश है कि वो सदन में सिर्फ आए नहीं, बोल भी पाए। मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। राहुल गांधी पहले भी स्पीकर से सदन में बोलने का समय देने की मांग कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर उन्होंने चिट्ठी लिखकर सदन में अपनी बात रखने का समय मांगा है, लेकिन क्या ये होगा और क्या इसके बाद सदन में शांति लौटेगी, ये लाख टके का सवाल है। बहरहाल अभी तो एक दूसरे पर हमला है, हंगामा है और बवाल है। जो माननीय राहुल जी ने कहा है यूनाइटेड किंगडम में जाके, अगर वो लाइट चीज को ना, ही इज आस्किंग फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ इंडिया, ही इज आस्किंग फॉर रेजिम चेंज इन इंडिया। यहाँ पे हम उनके जो भारत के वोटर है उनके साथ तो उनकी दाल गल नहीं रही, ठीक है। दोनों हाउसेज में मिला के जो आंकड़ा 100 पे नहीं पहुंचता, ओके। फिर यूके जाके कह रहे हैं और कैम्ब्रिज में जाके कह रहे हैं माइनॉरिटीज की हालत बड़ी खराब है, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट इंडिया। क्या उनके वोटर को यहां लाएंगे? असल में 2024 के फाइनल मुकाबले से पहले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। इस समय पक्ष और विपक्ष दोनों अपने हमले की धार कमजोर नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी बगैर नाम लिए राहुल के लंदन वाले बयान पर निशाना साध रहे हैं। हम जानते हैं कि किसे कहीं पर भी शुभ होता है ना, तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है। तो आज इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है। राहुल कर्नाटक के चुनावी मैदान से जमकर पलटवार कर रहे हैं। दूसरा मैसेज सिर्फ युवाओं ने नहीं, सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% की सरकार है। 2024 तक वार पलटवार का ये सियासी खेल और तेज होगा और जहां तक संसद की बात है, वहां काम तभी होगा जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों कदम आगे बढ़ाकर टकराव खत्म करने को तैयार हों। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहा। आईटी और बैंक समेत ज्यादातर सेक्टर्स के शेयर्स में कमजोरी रही। इससे सेंसेक्स 361 अंक लुढ़क कर 57,629 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 112 अंक नीचे 16,988 पर खिसक गया। सोने के दाम पहली बार 60,000 के पार पहुंच गए। वहीं चांदी में भी छाल आया और ये 69,000 को पार कर गई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले दिनों दुनिया भर के शेयर बाजार में आई गिरावट के बाद लोग सोने में निवेश पर जोर दे रहे हैं। हुंडई मोटर इंडिया मंगलवार को अपने ग्राहकों को एक तोहफा देगी। वो इस दौरान भारत में अपनी एक नई कार वर्ना बाजार में उतारने वाली है। दावा है कि इसका इंटीरियर डिजाइन
अब तक की सभी कारों से बिल्कुल अलग होगा। बोतल बंद पानी की कंपनी बिसलेरी की कमान जयंती चौहान संभालेंगी। वो कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान की बेटी हैं और अभी 42 साल की हैं। पिछले हफ्ते टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने बिसलेरी को खरीदने से इनकार किया था, जिसके बाद जयंती को कंपनी की कमान सौंपने का ऐलान किया गया। एयर इंडिया अमेरिका जाने वाली अपनी कुछ फ्लाइट्स को कम करेगी। स्टाफ की कमी की वजह से उसने ये फैसला लिया है। हालांकि ये निर्णय अस्थायी होगा, यानी जैसे ही क्रू की कमी पूरी हो जाएगी तो फिर से एयर इंडिया अपनी उड़ानें पहले की तरह बढ़ा देगी। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबर है जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है, दिल को सुकून देती है। उड़ीसा सरकार की एक पहल ने उसे दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। उड़ीसा सरकार ने 17 लाख से ज्यादा कॉलेज छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान की शुरुआत साल 2013 में की गई थी। पिछले करीब 10 वर्षों में सरकार ने उड़ीसा राज्य की 17 लाख से ज्यादा गर्ल स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने का लक्ष्य पूरा किया है। छात्राओं को ये ट्रेनिंग भुवनेश्वर में उत्कल कराटे स्कूल में दी गई। 42 घंटे के इस मुफ्त ट्रेनिंग में छात्राओं के आने जाने से लेकर उनके ट्रेनिंग सेंटर में रहने और खाने का इंतजाम भी सरकार की ओर से ही किया गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन छात्राओं ने अपनी अपनी जगहों पर जाकर दूसरी छात्राओं को ट्रेनिंग दी। छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कोर्स तैयार करने का काम उत्कल कराटे स्कूल के सेक्रेटरी हरिप्रसाद पटनायक ने किया है। We have founded this particular course REACT, a self-defense system for women, which has been imparted to our college girls and school girls for last 8 years by the government of Odisha. It is the government of Odisha's one of the best initiative to empower our girl students. This particular training has been imparted to Odisha girls since 2013. In this context, we have already taught more than 17 lakhs girls directly or in cascading method in different 30 districts of Odisha. अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो 2 कदम आगे चलना ही पड़ता है। बदलाव की ऐसी ही एक कहानी लिख रही है अरुणाचल प्रदेश की एक शिक्षिका नगुरुंग मीणा। उन्होंने अपने राज्य के नाम से दूसरे सबसे कम साक्षरता वाले राज्य का टैग हटाने के बारे में सोचा और अपने कदम बढ़ा दिए। ये कोशिश है बेहतर बदलाव की, कोशिश है लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने की, और इस कोशिश के पीछे चाह है अरुणाचल प्रदेश के नाम से दूसरे सबसे कम साक्षरता वाले राज्य का टैग हटाने की। और इस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए मोर्चा संभाला है नगुरुंग मीणा ने, जो खुद भी पेशे से टीचर हैं। लोगों की किताबों से दोस्ती कराने निकली नगुरुंग स्ट्रीट लाइब्रेरी को बढ़ावा दे रही हैं, ताकि लोग आसानी से किताबों के करीब आ सकें। लेकिन हमारा मिशन है कि अरुणाचल में जो है वाइन शॉप से ज्यादा बुक स्टोर्स होना है, किताब होना है, क्योंकि हमारा बच्चा लोग जो है दिन रात ऐसे ही फालतू में घूमते रहता है, दारू पीता है, मोबाइल खेलता है, क्योंकि जानकारी नहीं होता है। तो हम जो ये आइडिया जो है मिजोरम का स्ट्रीट लाइब्रेरी से कॉपी किया था। वो लोग भी मिजोरम तो पता है ना कितना लिटरेट स्टेट है, सेकेंड लिटरेट स्टेट इन इंडिया आफ्टर केरला, नॉर्थ ईस्ट में सबसे एडवांस्ड है। तो हम लोग अरुणाचल जो है इंडिया में सेकेंड लास्ट में आता है। बिहार जो सबसे लास्ट है और हम लोग सेकेंड लास्ट है 29 स्टेट्स में से। सोच के देखिए तो क्यों ऐसा है, क्योंकि हम लोग रीडिंग नहीं करता है तो हमारा पढ़ाई भी क्या होता है, रुक जाता है। नगुरुंग बताती हैं कि कोरोना काल में सबसे पहले उन्हें स्ट्रीट लाइब्रेरी का ख्याल आया जब उन्होंने फेसबुक पर मिजोरम में एक स्ट्रीट लाइब्रेरी के बारे में जाना, और उन्होंने भी इससे प्रेरणा लेकर अरुणाचल प्रदेश में ऐसी पहल की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। पीएम मोदी तक ने मन की बात कार्यक्रम में उनके इस काम की सराहना की। फिर तो नगुरुंग ने इसे मिशन ही बना लिया और राज्य के अलग अलग शहरों में जाकर सरकारी स्कूलों के बाहर इस तरह की छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाती हैं, जिसमें हर तरह की किताबें रखी जाती हैं। उनके इस काम में प्रशासन भी उनकी मदद करता है। उनका मानना है कि भले ही आज युवा पीढ़ी मोबाइल में पूरी दुनिया देख रही हो, लेकिन किताबों का अपना महत्व है। When we read, हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है खुल जाता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया है तो सब मोबाइल पे ही चिपका रहता है। मोबाइल में हम लोग जितना भी इंफॉर्मेशन देख ले वो जल्दी भूल जाता है, लेकिन जब हम लोग रीडिंग करते हैं वो दिमाग में रह जाता है और हम लोग वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं एंड वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड्स एवरी डे। तो इट विल इनडायरेक्टली हेल्प
इम्प्रूव आवर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। एग्जाम में भी बहुत मदद आएगा। नगुरुंग मेड़ा को उनके इस काम के लिए इसी महीने 9 मार्च को ईटानगर में महिला अचीवर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नगुरुंग बताती हैं कि पहले उनकी स्ट्रीट लाइब्रेरी में खुले में किताबों की रैक होती थी और पढ़ने के लिए एक बेंच, लेकिन जब किताबें चोरी होने लगी तो अब उन्हें स्कूल परिसर में लगाना पड़ता है। मेड़ा इस स्ट्रीट लाइब्रेरी की पहुंच अरुणाचल प्रदेश के हर गांव और कस्बे तक बनाना चाहती हैं। उनकी कोशिशें रंग भी लाने लगी हैं। अब लोग उनकी लाइब्रेरी के लिए किताबें दान कर रहे हैं तो कुछ लोग किताबें खरीदने के लिए पैसों से भी मदद कर रहे हैं। पढ़ने वाले भी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ी एक अहम खबर है। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर मिल रही शिकायतों पर गंभीर रवैया अपनाया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ओटीटी पर बढ़ते अश्लील कंटेंट की शिकायत पर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा है कि ओटीटी पर क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज और असभ्यता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर इसको लेकर नियमों में कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो मंत्रालय उस दिशा में भी पीछे नहीं हटेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और गाली गलौज रोकने के लिए मंत्रालय कड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स को क्रिएटिविटी के लिए आजादी मिली थी, गाली गलौज और अश्लीलता परोसने के लिए नहीं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही ओटीटी कंटेंट को लेकर सरकार नियमों में बदलाव कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक जो प्रक्रिया है कि पहले लेवल पर प्रोड्यूसर को उन शिकायतों को दूर करना होता है। 90 से 92% शिकायतें प्रोड्यूसर लेवल पर कंटेंट में बदलाव करके दूर कर ली जाती हैं। उसके बाद उनके एसोसिएशन के लेवल पर शिकायतों को दूर किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगे के मामलों में जब सरकार के लेवल पर बात आती है तो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाकर कार्रवाई की जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय में ओटीटी पर कंटेंट को लेकर शिकायतें बढ़नी शुरू हुई है और विभाग इसको लेकर बड़ी गंभीरता से सोच रहा है। सैमसंग भारत में करेगी बड़ा निवेश। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। ट्विटर पर अब 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिर्फ ब्लू टिक वालों को ही मिलेगा। कंपनी ने आम यूजर से ये सुविधा वापस ले ली है, यानी जो ब्लू टिक के लिए पेमेंट करेगा उसे ही ये सुविधा दी जाएगी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से अकाउंट को और सुरक्षा मिलती है। इसके लिए कंपनी लॉगिन से पहले यूजर के मोबाइल पर एक OTP भेजती है, जिससे फर्जीवाड़ा होने का खतरा काफी घट जाता है। खबर है कि अब किसी व्यक्ति के न रहने पर उसका आधार कार्ड हमेशा के लिए बंद करवाया जा सकेगा। इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। अभी तक किसी व्यक्ति के न रहने पर उसका आधार डीएक्टिवेट नहीं होता था। द कोरियाई कंपनी सैमसंग भारत में फिर बड़े निवेश की तैयारी में है। इसके जरिए कंपनी नोएडा के एक मोबाइल प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाना चाहती है। कंपनी की कोशिश है कि इसे एक स्मार्ट प्लांट के तौर पर विकसित किया जाए। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है। खास बात यह है कि भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी चीन के लोगों में भी एक खास जगह बनाए हुए हैं। अमेरिकी मैगजीन डिप्लोमैट में प्रकाशित एक लेख के अनुसार चीन के लोग पीएम मोदी को सम्मानपूर्वक मोदी लाओक्सियन कहते हैं, जिसका अर्थ है मोदी अमर है। चीन में लाओक्सियन का संदर्भ कुछ विशेष क्षमताओं वाले एक बुजुर्ग अमर व्यक्ति से होता है। लाओत्से चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिन्हें ताओ धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, जो उनकी विचारधाराओं पर आधारित धर्म है। लाओ सू चीन में एक ऐसी सम्मानजनक उपाधि है जिसे हर चीनी नागरिक बेहद आदर भाव से देखता है। लाओ का अर्थ होता है आदरणीय बुजुर्ग और सू का अर्थ गुरु होता है। इसी से बना शब्द है लाओक्सियन। मौजूदा समय में जब भारत और चीन के संबंध कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में चीन के लोगों के बीच पीएम मोदी को इतना सम्मान मिलना वाकई बड़ी बात है। चीन में ट्विटर की तरह लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिना वीबो के विश्लेषण के लिए मशहूर पत्रकार चुनशान ने भी पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात कही है। चुनशान के मुताबिक अधिकांश चीनी नागरिक महसूस करते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाए रखा है। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
सीना वीवो के 58 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। चुनशान बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाइनीज इंटरनेट पर एक अलग उपनाम है, मोदी लाओक्सियन। दरअसल चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग सोचते हैं कि मोदी कुछ अलग हैं और अन्य नेताओं की तुलना में आश्चर्यजनक भी हैं। चुनशान के मुताबिक पीएम मोदी की पोशाक और शारीरिक बनावट दोनों को लाओक्सियन की तरह देखा जाता है और उनकी कुछ नीतियां भारत की पिछली नीतियों से काफी अलग हैं। चीनी पत्रकार चुनशान का मानना है कि चीन को पाकिस्तान के बजाय भारत से दोस्ती बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भारत के साथ अच्छे व्यापार संबंधों से चीन को सबसे ज्यादा फायदा होगा। चीन के लोगों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर भारत में लोग क्या राय रखते हैं, सोशल अड्डा में हमने कुछ लोगों से बात कर ये जानने की कोशिश की। भारत चीन के संबंध चाहे जैसे रहे हों, लेकिन उसके बावजूद जो चीनी नागरिक हैं एक आदरपूर्वक भाव से अपने देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विवेक शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का 13 दिसंबर को जब उद्घाटन होने वाला था तो सोशल मीडिया, फेसबुक लाइव के माध्यम से मैंने भी नरेंद्र मोदी जी को अमरत्व प्राप्त मोदी के नाम से संबोधित किया था कि मोदी जी अब अमरत्व को प्राप्त हो गए। हम जनता के लोगों ने इनको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा था, लेकिन ये देवदूत के रूप में उनके प्रतिनिधि बनकर जिस प्रकार से हमारे मंदिरों का उत्थान कर रहे हैं, नवनिर्माण कर रहे हैं, उनके कायाकल्प बदल रहे हैं, तो हमने भी कहा था कि नहीं, मोदी अब अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं। तो अगर चीनी नागरिकों ने ऐसा कहा है तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। राजनयिक स्तर पर और कूटनयिक स्तर पर जो भी बातें शासन सत्ता की दोनों देशों के स्तर से चल रही हों, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। एक देश में कोई घटना घटित होती है, कोई बात होती है तो पूरे विश्व में वो छा जाती है। तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रति जो अपना भाव रखा है, एक सच्चे हिंदू भक्त के रूप में, एक सच्चे देशभक्त और राष्ट्रभक्त के रूप में, उस कारण जो है उसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से काफी हुआ है कि नहीं, मोदी जी की सोच हमारे देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, यहाँ के संस्कृति के प्रति, यहाँ के धर्म के प्रति, यहाँ के विकास के प्रति जो उनकी सकारात्मक दृष्टि रही है, उसी को प्रचारित करने का काम सोशल मीडिया ने किया। इसीलिए अगर चीन की जनता ने ऐसा कहा है तो कोई बड़ी बात नहीं कहा है। मोदी जी वास्तव में अमृत को प्राप्त मोदी है, वास्तव में अमृत को प्राप्त कर ली है और इस बात की घोषणा काशी के नागरिकों ने पहले ही कर दी थी। अपना नाम बताइए। अवश्य, मेरा नाम अभिजीत त्रिपाठी है, अधिवक्ता हूँ। मोदी जी ने अपने कृतित्व से अमरत्व को प्राप्त किया है। ऐसी विलक्षण उनका व्यक्तित्व और ऐसा उनके देश प्रेम की भावना है, देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए जो बात कही जाती थी, आज बहुत साल बाद स्वतंत्रता के एक व्यक्ति ऐसा आया जो चाहे लोकप्रियता का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, हर ही में ऐसे बड़े मानदंड उन्होंने स्थापित कर दिए हैं कि अवश्य अमरत्व को प्राप्त है। अगर आप ये कहेंगे कि कोई अजर अमर है तो ये तो एकदम बेईमानी होगी। अजर अमर आप कह सकते हैं देश के जो रक्षा मंत्री थे माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जो उन्होंने सबसे पहले अगर किसी का शव किसी के घर जाता है शहीद शहादत के बाद तो वो नेताजी ने किया। और अजर अमर कोई कार्य कुशलता के आधार पर हो सकता है, कोई जीवन शैली के आधार पर कोई अजर अमर नहीं हो सकता है। चाहे हम हो चाहे आप हो, आप अपने कार्यशैली एवं कार्यों के आधार पर विश्व के पटल पर हो सकता है अपने आप के ऐसी छवि को उभारेंगे कि आप लाउस्कुलर हो सकते हैं, अजीत, ये बात सत्य है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे वो भी जिससे हमारी लड़ाई बराबर चलती रहती है और देश की सीमा पर हमारे जवान ऐसी कूटनीतिज्ञता है कि हम उनके खिलाफ गोली भी नहीं चला सकते, तो ऐसे लोगों का हम कोई बहुत प्यार पाके विश्व के पटल पे आप दिखा दे कि अमर हो गए, तो मैं ये कतई नहीं मानता। ये एकदम गलत चीज है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने संसद में पास कर लिया विश्वास मत। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सेस पेपर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नेपाल में चल रहे सियासी घमासान के बीच राम सहाय प्रसाद यादव ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। उन्हें नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई। राम सहाय प्रसाद यादव ने पिछले हफ्ते चुनाव में जीत हासिल की थी। भारत 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये बात अमेरिकी ऊर्जा विभाग की एक रिपोर्ट में मानी गई। बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी। इसके मुताबिक जब भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष का जश्न मना रहा होगा तो वो
एनर्जी इंडिपेंडेंस का भी जश्न मनाएगा। इससे आर्थिक और पर्यावरण समेत कई और क्षेत्रों में भी बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर बड़ी रैली का ऐलान किया है। ये रैली बुधवार को लाहौर में होगी। इसे इमरान के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इमरान के इस ऐलान के बाद वहां कई जगहों पर उनकी पार्टी PTI यानी तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के नेताओं पर छापे पड़े। इसी बीच इमरान के भतीजे हसन नियाजी को तोशखाना मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इमरान की पत्नी बुशरा बीवी को समन भेजा। उधर PTI ने इन कार्रवाई को लेकर शहबाज सरकार को घेरा। उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका को सीधी चुनौती दी। दरअसल उन्होंने देश के नाम एक संदेश जारी किया। इसमें किम जोंग उन ने अपनी सेना को किसी भी समय परमाणु हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर युद्ध की चिंगारी छोड़ने का आरोप भी लगाया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास लगातार जारी है। इसी वजह से उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल टेस्ट भी किया है। अमेरिका के बोस्टन में सेंट पैट्रिक डे के मौके पर रंगारंग परेड आयोजित की गई। इसे देखने के लिए वहां कई लोग जुटे। इस दौरान ज्यादातर लोग हरे रंग की ड्रेस में दिखाई दिए। और अब बात दिल्ली में आयोजित उन्नति के उत्सव की, जहां IIT में लगे इनोवेशन के मेले में रोबोटिक बर्ड की उड़ान लोगों का दिल जीत रही है। इस रोबोटिक बर्ड के पीछे आइडिया बेहद खास है। IIT के इस इनोवेशन मेले में नई तकनीक और नई डिवाइस के दीदार हुए हैं। देखिए। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। सत्यनारायण लाल की इस कविता में किसानों की मेहनत के बारे में बताया गया है। उनकी इसी मेहनत की बदौलत खेत में लहलहाती फसलें तैयार होती हैं, जिससे लोगों की भूख मिटती है। अक्सर खेतों में किसानों की इस मेहनत पर छोटी छोटी चिड़िया पानी फेर देती हैं। वो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं और इसी को देखते हुए तमिलनाडु के KPR इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इस रोबोटिक बर्ड का निर्माण किया है, जिससे खेतों में मौजूद फसलों को पक्षियों से बचाने में मदद मिलेगी। इस रोबोटिक बर्ड को IIT दिल्ली के उन्नति महोत्सव और एक्सपो में प्रदर्शित किया गया है। ये फेक रोबोटिक बर्ड को उड़ाते हैं। इनका यह दावा है कि इसको उड़ते हुए देखकर जो दूसरी ईगल्स और बड़ी बर्ड्स हैं वो आ जाती हैं, और जब वो आ जाती हैं तो बड़ी बर्ड्स को देखकर छोटी बर्ड्स जो कि खेती को नुकसान पहुंचा सकती हैं, फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो नहीं आती हैं। इस रोबोटिक बर्ड से न केवल छोटी छोटी चिड़ियों को खेत से दूर रखने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे दूसरे कीड़े मकोड़ों से भी फसलों की सुरक्षा हो सकेगी। It is not an eco-friendly method to scare only crop-eating birds. ये कह रहे हैं कि जो सोनार वेव जनरेट करते हैं या फिर जो हम पटाखे फोड़ते हैं, उससे जो मधुमक्खियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं। कुछ जो ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जिनसे फसलों को फायदा पहुंचता है, वो भी उससे डरकर दूर हो जाती हैं। तो ये एक इकोलॉजिकल तरीका है कि आप जो हार्मफुल बर्ड्स हैं सिर्फ उनको दूर रख पाएं। फिलहाल बाजार में तो रोबोटिक बर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन इसे जल्द ही लॉन्च करने की योजना है। Testing is over, so maybe within 2 to 3 months we are planning to launch this product as soon as in this market. आने वाले समय में ये रोबोटिक बर्ड किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध होगी। इसके लिए उन्हें अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। 1 एकड़ की खेती से अगर आपको उन छोटी बर्ड्स को भगाना है तो किसान का उस पर लगभग 60,000 रुपए महीने का खर्च हो जाता है। इनके इस रोबोटिक बर्ड की कीमत सिर्फ 25,000 रुपए होगी। हालांकि अभी ये मार्केट में नहीं है, आने वाले 2-3 महीने में ये मार्केट में अवेलेबल होगी। IIT दिल्ली में 2 दिनों के उन्नति महोत्सव और एक्सपो में देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों, इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और स्टूडेंट पहुंचे हैं, जिन्होंने यहां अपने अपने इनोवेशन और तकनीक को पेश किया। इसमें रोबोटिक बर्ड के अलावा नहीं बोल पाने वाले लोगों के लिए टॉकिंग ग्लव्स, सिंचाई में किसानों की सहूलियत के लिए स्मार्ट इरिगेशन डिवाइस, फसलों को ओलों से बचाने के लिए एंटी हेल गन, पानी में मरकरी की मात्रा का पता लगाने के लिए मरकरी सेंसर सब प्रदर्शित किए गए हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिकेटर उमेश यादव ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर, जहां दिखाते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरें। सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो गया,
इसमें वो एक क्रिकेट प्रशंसक से ये पूछते दिखे कि विल यू मैरी मी, यानी क्या आप मुझसे शादी करेंगे। दरअसल जब इस प्रशंसक के पास से टीम इंडिया गुजर रही थी तो वो एक वीडियो बना रहा था। इसी दौरान पास से जा रहे रोहित शर्मा कुछ पल रुके और इस प्रशंसक को एक फूल देकर मजाक में प्रपोज कर दिया। टीम इंडिया के क्रिकेटर उमेश यादव ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान वो मंदिर में सुबह 4 बजे हुई भस्म आरती में शामिल हुए। इसके बाद वो गर्भगृह में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का जल और दूध से अभिषेक किया। इस मौके पर उमेश यादव वहां धोती में नजर आए। पूजा के बाद उमेश ने बताया कि उन्होंने भगवान से देश में सुख और शांति की कामना की। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के कप्तान डी करुणारत्ने ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल न्यूजीलैंड दौरे पर उनकी टीम को टेस्ट सीरीज में 0-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी के बाद करुणारत्ने ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने इस बारे में सिलेक्टर्स को भी जानकारी दे दी है। वो अब अगले महीने आयरलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के बाद टेस्ट कप्तानी छोड़ देंगे। मुंबई इंडियंस ने अमेरिका में भी एक क्रिकेट फ्रेंचाइजी खरीदी है। वहां जुलाई में एमएलसी यानी मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सीजन खेला जाएगा। इसके पहले सीजन में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें कुछ आईपीएल फ्रेंचाइजी से जुड़ी टीमें भी होंगी। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी मेजर लीग क्रिकेट की फ्रेंचाइजी खरीदी है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस एल्कराज ने इंडियन वेल्स का सिंगल खिताब जीत लिया। इस जीत के बाद वो फिर से दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए। उन्होंने फाइनल मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव को 6-3 और 6-2 से शिकस्त दी।